हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर के अंदर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें अपन ने लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, रेले-जीन्स स्केल, प्लैंक रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज अपन पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अंदर बताया गया है परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना करने हेतु एक समीकरण की व्युत्पत्ति की गई श्रोडिंगर के द्वारा। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेव के रूप में रहता है। परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि अपने परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, एक तो न्यूक्लियाई होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके बाहर चारों तरफ कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है यानी कि किसी भी एक निश्चित स्थिति पर नहीं पाया जाता है। तो श्रोडिंगर ने अपना इक्वेशन किसके रिगार्डिंग दिया कि परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी गणना के लिए उन्होंने अपना इक्वेशन दिया, जिनके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ अप्रगामी तरंग या फिर स्टेशनरी वेव के रूप में रहता है। जिसके लिए अगर अपन तरंग फलन देखें साई, तो क्या होगा, वो साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया इसमें। तो साइन नॉट क्या है, यहाँ पर लिए गए बिंदु पर आयाम जो कि टी पर निर्भर करता है, टी पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी। ठीक है, किसी जो भी बिंदु लिया गया है जिस पर अपन को इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता निकालनी है, उसका जो आयाम है क्या लिया गया है, साइन नॉट लिया गया है, जो कि समय पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर अपन इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो कि अपन ने पहले वाली वीडियोस में आपने देखा होगा जिसमें कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये बताया गया है। तो अगर अपन इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, न्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन, तीनों स्थिति के अंदर करना है अपन को, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, इनका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। यानी कि जो तरंग है किसी भी दिशा में जा सकती है, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, इसका जो आयाम है वो तीनों के अकॉर्डिंग अपन को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर ब्रैकेट में है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये बीच वाला जो पद है डेल साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें डेल स्क्वायर कर लीजिएगा, ये रह गया है गलती से, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये क्या है, किसी भी तरंग की गति हेतु चिर सम्मित रूप से अवकलित समीकरण है, डिफरेंशिएट क्या है, ये आपके इक्वेशन है। तो इस पूरे पद को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट में आएगा इसके साई, और इस पूरे पद को अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर, लैप्लांशियन ऑपरेटर है यहाँ पर, जिसको उल्टे डेल्टा की तरह लिखते हैं, लैप्लांशियन ऑपरेटर का स्क्वायर, साथ में है साई। ठीक है, तो ये क्या किया गया, डबल डिफरेंशिएट करके इसको निकाला गया है। अगर अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला था साई इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी साई अपॉन डी नॉट डी टी, समय के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, अपन अवकलन कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, साई की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो डेल अपॉन डेल टी और ब्रैकेट में अपन ने क्या रख दी, इसकी वैल्यू साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन थीटा का तो क्या वैल्यू आती है उसकी, कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आता है। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या होता है, उल्टा होता है, साइन की वैल्यू आती है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं साइन थीटा का। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 पाई न्यू टी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है 2 पाई न्यू टी, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी, और थीटा क्या है 2 पाई न्यू टी, जो कि
समय के सापेक्ष अगर थीटा का भी अगर अपन अवकलन करेंगे तो 2 पाई न्यू जो है वो आपके बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक बार तो अपन ने कर दिया, डेल साई अपॉन डेल टी, इस जो अपना पद आया है दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और जो अपना ये साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आई है उसका अपन डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसमें आ गया है अपने पास कॉस थीटा का पद। तो कॉस थीटा का मैंने आपको क्या बताया, डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन आ गया है और साथ में आ गया है साइन थीटा। तो साइन थीटा ऐसा कैसा लिखा गया है, लेकिन कॉस 2 पाई न्यू टी का जो है अपने डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 पाई न्यू जो है वो बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ पहले से 2 पाई न्यू है तो क्या आ जाएगा, इन सब का स्क्वायर आ जाएगा। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर अपने पास फॉर्मूला आया है माइनस साइन नॉट 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर यहाँ से देखिए आप, इसमें पहला जो पद है उसमें डिफ्रेंशिएशन किया गया है साई का, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल डी टी। यहाँ पर साई का जो है अपन ने फॉर्मूला रख दिया है साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो अपने पास आया है साइन नॉट 2 पाई न्यू कॉस 2 पाई न्यू टी, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आया है कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया है साइन नॉट 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन 2 पाई न्यू टी। इसको आप 2-3 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा इजीली। अब यहाँ पर दिया गया है साई की वैल्यू क्या है, साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, तो अगर अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो अपने पास साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी को अपन ने क्या लिख दिया, केवल साई लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, देखिए लास्ट में जो लिखा गया है, क्योंकि साई की वैल्यू क्या है साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, तो हाँ साइन नॉट और साइन 2 पाई न्यू टी जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, केवल साई लिख सकते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन न्यू की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा होता है, सी यहाँ पर प्रकाश का वेग है या अपन दूसरा कोई रेडिएशन ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो न्यू की जगह क्या रख सकते हैं अपन वी बाय लैम्डा रख सकते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले में अगर अपन वी बाय लैम्डा रखेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था अपना ये ऊपर वाला, तो इससे अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा लैप्लांशियन ऑपरेटर स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास लैप्लांशियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। तो इसको अगर अपन 0 के इक्वल करना हो तो लैप्लांशियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये अपन ने देखा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसलिए साई स्क्वायर, इसलिए लैप्लांशियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस अपने जितना भी है इसके अंदर अपन क्या रखेंगे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है एच अपॉन एम वी, तो नीचे लैम्डा, ये देखिए नीचे जो है ये लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर की जगह लैम्डा की वैल्यू रख देंगे एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर रख देंगे, तो अपने पास टोटल एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी, तो एम वी स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 2 ई माइनस वी, और इनका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m और ब्रैकेट में e माइनस वी। इसलिए अगर अपन ऊपर वाले फॉर्मूले में जो ये है
लैप्लांशियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर। इसमें अगर अपन रखते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। लैप्लांशियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर 2m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इजकल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर अपन और आगे सॉल्व करते हैं तो अपना लास्ट का जो है ये निकल कर आता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तीनों एक्सिस में अगर अपन लेते हैं तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये है अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको जब आप 3-4 बार करेंगे तो आपको ये डेरिवेशन जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें श्रोडिंगर ने क्या बताया, परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना की गई है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दिया है, अपना समीकरण दिया है, जिसमें साई इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू एक्स टी 2 पाई न्यू टी से उन्होंने क्या निकाला है, अपना फॉर्मूला निकाला है तीनों एक्सिस के लिए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अप्लायंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका महत्व दिया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो फटाफट देख लीजिए। इसमें लिखा गया है यह द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अपने इसका डबल डिफरेंशिएशन किया है तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण कहा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो किस तरीके का समीकरण है, तो उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। फिर इसके बाद है कि ये समय अनाश्रित होता है, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। एनर्जी और जो साई है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एनर्जी के कुछ विशेष मान आइगन मान कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। इनके अनुरूप ही साई को क्या कहा जाता है, तरंग फलन के मान को क्या कहा जाता है, आइगन फंक्शन या फिर तरंग फलन कहा जाता है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन के बारे में बताता है ये। इस समीकरण में हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु की एनर्जी जो है वो 1D बॉक्स 2D बॉक्स और 3D बॉक्स के अंदर इसके द्वारा निकाली जाती है। और ऑर्बिटल थ्योरी है जो कक्षीय सिद्धांत है, स्टार्क इफेक्ट जीमान इफेक्ट जो है वो इसकी व्याख्या करता है। इसके बाद है जो साई अपन ने लिया है, इसके बारे में 3-4 बातें हैं, ये और देख लीजिए। इस साई क्या है यहाँ पर, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि भौतिक महत्व क्या है, ये क्या है, एक तरीके से वेव फंक्शन है। साई क्या है यहाँ पर, तरंग फलन है। इसमें 4 इसकी मेन जो है इसके पॉइंट्स हैं। इसमें लिखा गया है कि यह प्रत्येक बिंदुओं पर एक मान वाला होना चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। देख लीजिए सिंपल इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या क्या है। सिंगल वैल्यूड का मतलब है यह प्रत्येक बिंदुओं पर एक मान वाला होना चाहिए, यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर अपन इसका मान निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हर बिंदु पर जो है ये फाइनाइट होना चाहिए या फिर परिमित होना चाहिए। नेक्स्ट है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि सतत होना चाहिए, बीच में कहीं भी इसकी ब्रेक नहीं आना चाहिए। इसका परम मान जो होता है वो प्रसामान्य होता है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये नॉर्मलाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और साथ में क्या पढ़ा अपन ने, साई यानी कि तरंग फलन का भौतिक महत्व। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री आपके स्टार्ट होगी, जिसमें कि अपन एड्सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।